वंदे मातरम। आप देख रहे हैं पश्चिमांचल लाइव और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की अदालत को निर्देश दिया कि अधिकतम 4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा कर लिया जाए और इसके साथ ही साथ हाई कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य पक्षकारों के सुनवाई में शामिल न होने पर एक पक्षीय आदेश जारी करने का भी निर्देश दिया है। आपको ये भी बताएं कि भगवान श्री कृष्ण विराजमान के बाद मित्र मनीष यादव की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया। हिंदू पक्षकार की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया। इस याचिका में मामले की रोजाना सुनवाई करने की मांग की गई थी। हिंदू पक्षकारों की तरफ से दाखिल इस याचिका में अपील की गई थी कि विपक्षी के कोर्ट में हाजिर न होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो और एक तरफा आदेश पारित किया जाए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर मथुरा की सेशंस कोर्ट में सुनवाई 6 महीने को पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने इस पूरे मामले में 19 मई तक फैसला सुरक्षित रख लिया था। और आपको बताएं कि लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि पर स्वामित्व की मांग को लेकर वाद दायर किया है, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है। और आपको ये भी जानकारी दें कि कोर्ट में दायर वाद में भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान के पास कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ के परिसर में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1669 और 70 में कथित तौर पर बनी मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। हाईकोर्ट का आदेश आया है कि 4 महीने में मथुरा वाले मामले को निपटाया जाए। बहुत ही सुंदर निर्णय है। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कार्रवाई हो। सभी सनातन धर्मी उत्सुक हैं और जिस तरह से ज्ञानवापी को लेकर के आज फैसला आया है, उसी तर्ज पर मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर जो जन्मभूमि है कृष्ण कन्हैया की, उस पर जो अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर रखा है उसका सर्वे हो, क्योंकि औरंगजेब बाबर जैसों ने हमारे मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिद स्थापित कर दी थी। आज भी मूर्तियों के अवशेष वहां स्थापित हैं। जन्मभूमि के विषय में हाईकोर्ट जो दिया है 4 महीने पर निस्तारण करने के लिए, इनको तो शुरू ही कर देना चाहिए था पहले। जानते आक्रामक था जो राम जन्मभूमि के जितने औरंगजेब थे, जितने मंदिर को तोड़े और मस्जिद बनाया, कोर्ट को, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट न्यायालय पालिका हो और न्यायपालिका हो, उस सबको निर्णय करके हिंदुत्व भारतीय संस्कृति रक्षा तभी हो सकती है जितने मस्जिद बने हैं, जितने मंदिर तोड़े, सबको हिंदुओं को सुपुर्द कर देना चाहिए। ये जो आज 13.37 एकड़ ज़मीन का जो मामला है, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का, ये टोटली ज़मीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है और आज इसी के बारे में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक बहुत अच्छा आदेश जारी कर दिया गया है और जिसमें कहा गया कि जितने भी केस लंबित हैं उन सभी केसों को 4 माह के अंतर्गत निस्तारित करें। तो इसके अंतर्गत जितने भी प्रार्थना पत्र हैं वो सबका निस्तारण हो जाएगा और ये जितने भी केस हैं उनका भी निस्तारण हो जाएगा। और माननीय न्यायालय ने यह भी आदेश किया है कि ये केस चलने लायक या नहीं है। बड़ी जानकारी आपको दें, मुजफ्फरनगर में राजस्थान पुलिस ने छापेमारी की है। जिला परिषद मार्केट में छापेमारी पुलिस की तरफ से की गई है। गिरफ्तार युवक की निशानदेही पर पुलिस पहुंची थी। प्रतिबंधित दवाई को लेकर ये छापेमारी की गई है। पहले भी कई राज्यों की पुलिस छापेमारी यहां पर कर चुकी है। जानकारी के लिए दवा व्यापारी से पूछताछ भी की गई। तो प्रतिबंधित दवाइयों को लेकर छापेमारी की गई। पहले भी कई राज्यों की पुलिस जो है वो यहाँ पर छापेमारी कर चुकी है। वहीं जानकारी के लिए दवा व्यापारी से, कारोबारी से भी पूछताछ की गई। तो मुजफ्फरनगर में राजस्थान पुलिस ने छापेमारी की है। दरअसल आपको ये भी बताएं कि जिला परिषद मार्केट में छापेमारी हुई है। गिरफ्तार युवक की निशानदेही पर पुलिस यहां पर छापेमारी के लिए पहुंची थी। प्रतिबंधित दवाई को लेकर छापेमारी हुई है। लगातार इस तरह की जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद पहले भी कई राज्यों की जो पुलिस है वो छापेमारी कर चुकी है। जानकारी के लिए दवा व्यापारी से भी पूछताछ की गई है। तो मुजफ्फरनगर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ पर राजस्थान पुलिस ने छापेमारी की है। जिला परिषद मार्केट में छापेमारी राजस्थान पुलिस की तरफ से की गई है। पहले भी कई राज्यों की पुलिस यहां पर छापेमारी कर चुकी है। गिरफ्तार युवक की निशानदेही पर जानकारी के आधार पर यहां पर छापेमारी की गई।
तो जानकारी के लिए दवा व्यापारी से पूछताछ की गई है। यूपी के मुजफ्फरनगर का ये पूरा मामला है, जहां पर राजस्थान पुलिस छापेमारी करने के लिए पहुंची और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल गिरफ्तार आरोपी के निशानदेही पर और ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। यहां पर प्रतिबंधित दवाई लेकर यहां पर छापेमारी हुई है। आपसे पहले भी कई राज्यों की पुलिस यहां पर छापेमारी कर चुकी है। जिला परिषद मार्केट में छापेमारी हुई। राजस्थान पुलिस को जानकारी हासिल हुई थी कि प्रतिबंधित दवाइयों का यहाँ पर कारोबार चल रहा है और उसी को लेकर यहाँ पर छापेमारी की गई। मुजफ्फरनगर में हमारे कोई एनडीपीएस में वहाँ मुकदमा हुआ था, तो उसी की तफ्तीश में ये उन्होंने यहाँ से सप्लाई करना बताया है, जिसको अरेस्ट किया है। यहाँ नहीं मिला, ये यहाँ से लेके जाते थे, उसको लेके आए हैं, उसकी शिनाख्त की पे उसको गिरफ्तारी है। फिरोजाबाद से बड़ी जानकारी आपको दें, जहां पर उप मुख्यमंत्री के दौरे का दूसरा दिन है आज और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अस्पताल पहुंचे हैं और अटल पार्क पहुंचे हैं और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण भी किया। ट्रॉमा सेंटर का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निरीक्षण भी किया। 100 शैय्या हॉस्पिटल में डिप्टी सीएम ने मरीजों से बातचीत की, उनका हाल चाल जाना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अस्पताल स्टाफ को सख्त दिशा निर्देश जो है वो भी पारित कर दिए हैं। जिले के विकास से जुड़ी योजनाओं पर अब काम होगा, ये कहना है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। तो फिरोजाबाद से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दूसरा दिन है उनके दौरे को लेकर और उन्होंने तमाम जो अस्पताल में व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लिया और मौके पर ही सख्त निर्देश भी दिए गए और उन्होंने ये भी कहा कि जिले के विकास से जुड़ी योजनाओं पर काम होगा। मेन गेट बंद कर दिया गया है, मेन गेट नहीं खोलते यहाँ पर, मेन गेट खोलते ही नहीं। हुआ 1 साल से टीबी के पेशेंटों का 1 साल से मेडिकल कॉलेज के हर वार्ड में जाने की इच्छा है, लेकिन आप सब मित्रों की संख्या इतनी बड़ी है कि मैं जो निरीक्षण करके लोगों को मदद करने आया हूं, उसमें उनको अव्यवस्था हो रही है। इसलिए मैंने पूरा फीडबैक बैठ करके सारे विभागाध्यक्षों के साथ, यहाँ के प्रिंसिपल के साथ चर्चा किया है। बहुत सारे प्रस्ताव बना करके यहाँ की आवश्यकता अनुसार शासन को भेजे गए हैं। जो शासन में लंबित है उनको यहाँ से जाने के बाद हम लोग देखेंगे। आगरा से खबर आपको बताएं, जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा की चोरी का खुलासा हो चुका है। 23 अप्रैल को चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। तो 23 अप्रैल को हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। थाना जगदीशपुरा पुलिस को ये बड़ी कामयाबी, ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। 9 अभियुक्तों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। आधा किलो सोना और 7500 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। आगरा एसएसपी ने चोरी का खुलासा किया है और जानकारी दी है। तो 9 अभियुक्तों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। आधा किलो सोना और 7500 रुपए नकद भी बरामद कर लिए हैं। आगरा एसएसपी ने इस बाबत का चोरी का खुलासा भी किया है। तो आगरा से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। 23 अप्रैल को चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था और इसी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से आधा किलो सोना और 7500 रुपए नकद बरामद कर लिए गए हैं और 1 करोड़ से ज्यादा की तो बताएं आपको, आगरा पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 1 करोड़ से ज़्यादा की चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया है और 23 अप्रैल को जो चोरी हुई थी उसका खुलासा करते हुए पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में संलिप्त 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनमें से जो रकम है वो भी बरामद की गई है। आधा किलो सोना भी बरामद किया गया है। प्रतिष्ठित व्यक्ति के यहाँ दिन में दोपहर में चोरी हुई थी और उनका जब वो परिवार के सब लोग अपने एक रिश्तेदार के एक समारोह में गए हुए थे, तब उसमें जंगला तोड़कर कुछ लोग अंदर घुसे थे दोपहर में और उसके जो फर्स्ट फ्लोर था उसमें जो अलमारी लगी थी उसमें माल ले गए थे। उन्होंने 22 लाख रुपए और जेवरात लगभग 1000 ग्राम के लगभग जेवरात उन्होंने अंकित कराए थे एफआईआर में। इसका अनावरण आज हुआ है। 9 लोग जिसमें स्त्री पुरुष दोनों हैं और जो सामान खरीदने वाले सुनार हैं
2 सुनार भी उसमें शामिल हैं। कुल 9 लोग आज गिरफ्तार किए गए हैं। नोएडा से अगली जानकारी आपको दें, जहां पर ई चालान भेजकर लोगों से ठगी भी की जा रही है। दरअसल मोबाइल पर ई चालान के मैसेज पर क्लिक करते ही अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और जिले में इस तरह से साइबर ठगी के माध्यम से लोगों को निशाना लगातार बनाया जा रहा है। और इस मामले में डीसीपी ट्रैफिक गणेश शाह का ये कहना है कि इस तरह की शिकायत सामने आई है, इसका संज्ञान लिया जा रहा है और साइबर सेल के अधिकारियों से भी इस संबंध में बातचीत कर उनको अवगत करा दिया गया है। डीसीपी ट्रैफिक ने लोगों से भी अपील की है कि अगर उनके मोबाइल पर किसी भी तरह का चालान के नाम पर मैसेज आता है तो उस पर क्लिक ना करें और उन चालान की शिकायत दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर कर सकते हैं। तो मैसेज पर क्लिक कर लोगों से ठगी हो रही है। दरअसल डीसीपी ट्रैफिक ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है, लोगों से अपील की है कि अगर चालान का किसी तरह का कोई मैसेज अगर उनके मोबाइल फ़ोन पर आता है तो वो उस पर क्लिक ना करें। मैसेज पर क्लिक करने से क्योंकि लोगों के पैसे कट रहे हैं, अकाउंट से सीधे तौर पर ठगी का शिकार लोग हो रहे हैं और ऐसे मामले में सतर्कता ज़रूर बरती जाए, ये कहना है डीसीपी का। तो लगातार आपको बता रहे हैं क्योंकि नोएडा में ई चालान के माध्यम से और उसी के आधार पर यहाँ पर लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, लोगों से ठगी की जा रही है और ऐसे कई मामले साइबर सेल के संज्ञान में आ चुके हैं। हालांकि इस पर आगे कार्रवाई भी हो रही है। मैसेज पर क्लिक करने से लोगों के अकाउंट से सीधे तौर पर पैसे कट रहे हैं, जिसकी शिकायत अब जो लोग हैं वो साइबर कैफे जाकर कर रहे हैं, साइबर सेल को कर रहे हैं। लेकिन डीसीपी ने ये सख्त हिदायत दी है और कहीं ना कहीं अपील भी लोगों से की है कि इस तरह का कोई मैसेज अगर उनके मोबाइल फ़ोन पर आता है तो उस लिंक पर क्लिक ना करें। पेंडिंग चालान के नाम पे एक लिंक आने की बात आई है सामने और जब उसको क्लिक किया जाता है तो और जब आप अपने चालान का निस्तारण करने के लिए उसको यूज करते हैं तो पैसे कट जाते हैं। इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। हमारे जो साइबर सेल के अधिकारी और कर्मचारी हैं उस पर लगे हुए हैं। इससे पहले हमने लोगों को एहतियातन बताया है कि अगर इस तरह की कोई बात आती है तो पूरी वेरीफाई करके ही इस पर आगे बढ़े। कहीं दिक्कत आती है तो हमारा ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर है, सभी के पास मौजूद है, उन पर आप बात कर लें। कासगंज पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। दरअसल सदर कोतवाली इलाके में जुलाई महीने में एक युवक के लापता होने का मुकदमा दर्ज किया गया था और कासगंज पुलिस जुलाई महीने से लेकर इस युवक की तफ्तीश में जुटी हुई थी, लेकिन कोई सुराग उसके बाबत नहीं मिल पा रहा था। इसी दौरान नवंबर महीने में कासगंज कोतवाली इलाके के ढिलावली में एक होमगार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कासगंज पुलिस होमगार्ड की हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुट गई। होमगार्ड की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस लगातार खुलासे की तरफ बढ़ ही रही थी कि इसी हत्या की गुत्थी सुलझाने के दौरान जुलाई महीने में चांद मियां नाम के युवक के लापता होने के दर्ज केस की भी परत पुलिस के हाथ लग गई। पुलिस के मुताबिक कासगंज कोतवाली इलाके में ढिलावली के रहने वाले पुत्तूलाल की बेटी के संबंध उनके पड़ोस में रह रहे चांद मियां नाम के लड़के के साथ हो गए थे और जब पुत्तूलाल को इस मामले की जानकारी मिली तो उसने दखल देना शुरू किया और चांद मियां नाम के इस युवक को समझाया, लेकिन वह नहीं माना तो पुत्तूलाल ने उसके साथ मारपीट भी की और इस पूरे मामले में पुत्तूलाल ने अपने दोस्त और पुलिस में होमगार्ड बुद्ध सेन से मदद मांगी और दोनों ने चांद मियां की हत्या का फैसला कर लिया। इसमें पुत्तूलाल ने अपने साथ ही बुद्ध सेन के साथ मिलकर जुलाई महीने में चांद मियां को अमरपुर घाट के पास बुलाकर उसके सिर को पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी और उसका शव काली नदी में बहा दिया। देखिए, आज की प्रेस वार्ता डबल मर्डर के उजागर न करने के लिए यहाँ पे न बुलाई गई है। 2 मर्डर केसेस का यहाँ पे खुलासा जो है वो न हुआ है। इसकी न शुरुआत होती है, एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल न हुई थी जुलाई महीने में। चांद मियां नाम के एक 18-19 वर्ष के लड़के की मिसिंग कंप्लेंट न थी। उसी के न करीबन 2 महीने न बाद बुद्ध सेन नाम के होमगार्ड पुलिस में होमगार्ड था, उसकी जो है वो डेड बॉडी पुलिस को प्राप्त न हुई थी, मिली थी, जिसको गोली न लगी हुई थी, गोली लगी हालत में।
इसमें ये ज्ञात न हुआ कि ये पूरा मामला जो है वो ब्लैकमेलिंग से जो है वो शुरू होता है। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। सहारनपुर से अगली खबर आपको बताएं, जहां की देवबंद में अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ अब प्रशासन ने सख्त कार्रवाई कर दी है और इस दौरान तहसील के गांव बचीटी और फलौदा रहमतपुर गांव में तालाब की भूमि कब्जा मुक्त कराई गई। इस कार्रवाई के मौके पर सहारनपुर कमिश्नर लोकेश, एमडीएम अखिलेश सिंह और एसडीएम देवबंद दीपक कुमार मौजूद रहे। वहीं जानकारी के मुताबिक राजस्व विभाग की टीम लगातार गांव दर गांव जाकर तालाब और सरकारी जमीनों से कब्जा हटवा रही है। देखिए, शासन के निर्देश के क्रम में तहसील देवबंद द्वारा जो अवैध कब्जे मिले हैं, लेखपालों से चिन्हित कराए गए हैं, ग्रामवार चिन्हित कराए गए हैं और उसमें हटाने के लिए राजस्व टीम लगाई गई है। उसमें राजस्व निरीक्षक प्रभारी रहते हैं और जहां बड़ा मामला है तहसीलदार साहब जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं और लेखपाल रहते हैं। तो बचीटिकल गांव में, बचीटी में और रहमतपुर में 32 बीघा ज़मीन खाली कराई है, जिसमें कि जोहड़ की ज़मीन है, पशुचर की ज़मीन है और ग्राम समाज। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर जगत फार्म चौकी में मारपीट के मामले में आईटीबीपी के सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें आपको कि इस मामले में चोरी की कार भी बरामद हुई है। बता दें कि मामले में एसएसआई और चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर भी किया गया था, जिसके लिए पुलिस ने टीम बनाकर तुरंत कार्रवाई की। हालांकि ये मामला ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र का है। सहारनपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से रामपुर मनिहारान कोतवाली प्रभारी विशाल श्रीवास्तव ने प्रचार प्रसार के लिए वाहन रवाना कर दिया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सहारनपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मई को आयोजित होने वाली है और राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूक करने के मकसद से रामपुर मनिहारान क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए एक वाहन रवाना कर दिया गया है, जिसको कोतवाली प्रभारी विशाल श्रीवास्तव ने फीता काट कर वहां से रवाना किया। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आसान और सुलभ और साथ ही सुविधाजनक न्याय प्राप्त करने का एक बेहतर उपाय और माध्यम है, जिसका सभी को लाभ उठाना चाहिए। राष्ट्रीय लोक अदालत में आप अपने मसलों का निस्तारण करा सकते हैं और यहां पर मामलों को आपसी सुलह समझौतों के आधार पर निपटवाया जाता है। मेरठ से अगली जानकारी आपको दें, जहां पर आरटीई के तहत पब्लिक स्कूलों ने अब दाखिलों से किनारा करना शुरू कर दिया है। दरअसल बीएसए से शिकायत के बाद भी पब्लिक स्कूलों में गरीब बच्चों को दाखिला नहीं दिया जा रहा है और इससे लोग बेहद परेशान हैं। एक तरफ बीएसए स्कूल पर कार्रवाई करने की बात कहकर परिजनों को वापस लौटाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्कूल आरटीई के तहत स्कूल में जगह नहीं होने की बात कहकर उनको वापस लौटाया जा रहा है। जो पब्लिक स्कूल आरटीई के तहत एडमिशन दे रही हैं, उनको यहां भी दाखिला प्रक्रिया काफी धीमी चल रही है और शिक्षा विभाग की लापरवाही और अनदेखी के कारण पब्लिक स्कूलों ने आरटीई के तहत प्रवेश लेने से किनारा करना शुरू कर दिया है। आपको ये भी बताएं कि स्कूलों की कमेटी सहोदय ने भी इस बारे में कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है और इस बारे में बीएसए योगेंद्र कुमार का ये भी कहना है कि जो स्कूल आरटीई के तहत एडमिशन नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि आरटीई में पब्लिक स्कूल कागजों के और डॉक्यूमेंट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिनको सही में प्रवेश मिलना चाहिए वो कागज तैयार कराने में पीछे हैं और वे लोग जो बीपीएल श्रेणी में नहीं आते हैं वो भी अपने कागज तैयार कराकर दाखिला ले रहे हैं। उनके पास हर सुविधाएं मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले में सभी स्कूलों को नोटिस जारी किया जा रहा है। हमारा आईटी के तहत एक बच्चे का एडमिशन का वो आया था नाम, तो हम उसको लेके पहले सेंट जॉन्स स्कूल में गए थे, जिसको हमें उन्होंने कह दिया कि हम माइनॉरिटी में आते हैं और हमारा इसमें ये हम एडमिशन नहीं लेंगे।
फिर हम BSA सर के पास गए तो BSA सर ने कहा है कि हम इस पे पूरी वो करके और आपका एडमिशन करवाने का आश्वासन हमें उन्होंने दिया है और कहा है कि क्या बोले जल्द से जल्द हम आपका एडमिशन कराएंगे और अगर ये नहीं करेंगे तो इन पर उचित कार्रवाई करें। जी हाँ सर, मेरे संज्ञान में ये बात है। मैंने वहाँ खुद प्रिंसिपल से बात की थी और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं एडमिशन कर लूँगी इनका। कुछ लिखित में उन्होंने दिया है कि वो माइनॉरिटी है सर? अभी तक हमारे पास जो पहले जो भी पत्रावली थी या जो कार्यालय में अभिलेख है तो उसमें तो कहीं भी नहीं है माइनॉरिटी का। सर अगर एडमिशन नहीं लिया तो क्या कार्रवाई करेंगे सर? जी, और कब तक एडमिशन लेंगे? बिल्कुल ज़रूर, अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो अगर बच्चे का अभिभावक मुझे बताता है तो मैं ज़रूर उस पर। संभल से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने 3 पुलिस चौकियों के नाम बदल दिए हैं और 4 पुलिस चौकियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। जिन पुलिस चौकियों के नाम बदले गए हैं उनमें मुरादाबाद गेट पुलिस चौकी, सीकरी पुलिस चौकी और कैथल गेट पुलिस चौकी शामिल हैं। नाम बदलने के बाद मुरादाबाद गेट पुलिस चौकी का नाम घंटाघर पुलिस चौकी कर दिया गया है और इसके साथ ही सीकरी पुलिस चौकी का नाम बदलकर चौकी लक्ष्मणगंज कर दिया गया है। और अगर हम कैथल गेट पुलिस चौकी की बात करें तो उसका नाम बदलकर ब्रह्म बाजार पुलिस चौकी हो गया है। दरअसल ये सभी चौकियां चंदौसी क्षेत्र में आती हैं। मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब गली में घर के आगे बाइक खड़ी करने को लेकर 2 समुदाय आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते दोनों समुदायों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े की जानकारी मिलते ही मुगलपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला 2 समुदायों के बीच होने के चलते पुलिस के अधिकारी भी फोर्स के साथ पहुंचे और इस दौरान एक समुदाय की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई। पीड़ित ने दूसरे समुदाय के लोगों पर मारपीट करने और अपने गले से सोने की चेन छीनने का भी संगीन आरोप लगा दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने उसे इलाज के लिए और मेडिकल के लिए चिकित्सालय भेजा। जिलाल मोहल्ला, थाना क्षेत्र मुगलपुरा में छत्ते वाली गली में एक मस्जिद है। वहाँ शाम के समय लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, जिसमें ठठेरे मोहल्ले के भी लोग आते हैं। चूँकि थोड़ी सी दूर से आते हैं तो बाइक लेके या मोटरसाइकिल लेके एक्टिवा लेके आते हैं। वहाँ एक्टिवा खड़ी करने को लेके एक पक्ष के एक लड़के ने, जिसका नाम रचित है, उसने उससे हटाने के लिए कहा। इसी बात के लिए कि 2 लड़कों के बीच में मात्र विवाद हुआ है। इसके अलावा कोई घटना ऐसी नहीं हुई है जिसके लिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सर, किसी की तहरीर प्राप्त हुई है? हाँ, ऋषि गोस्वामी की तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर के आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ पश्चिमांचल लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।